गुड इवनिंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है। हमने जो दीपावली हॉलीडेज़ में होमवर्क दिया था, उस होमवर्क का सॉल्यूशन पेपर बना रहा हूँ मैं। और इस सॉल्यूशन पेपर में मैं पूरे 40 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। हो सकता है कि मैं इसके 2 या 3 वीडियोस बनाऊँ। तो हम पहले क्वेश्चन से इसको सॉल्व करते हैं। आप सभी लोग होमवर्क करके तो लाएंगे ही, जिनको भी जो डिफ़िकल्टीज आ रही हैं वो इस पेपर में सॉल्व हो जाएंगी यहाँ पे। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो था वो सॉल्यूशन वाली यूनिट से था। क्वेश्चन था निम्न को परिभाषित करो। पहला पूछा था मोल अंश, जिसे हम मोल प्रभाज या मोल भिन्न भी कहते हैं। डेफिनेशन क्या है? किसी मिश्रण, और चूंकि सॉल्यूशन भी एक मिक्सचर होता है तो आप इसको सॉल्यूशन पे एज इट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। किसी मिश्रण में उपस्थित एक अवयव के मोल तथा कुल मोलों का अनुपात, एक अवयव के मोल तथा कुल मोलों का अनुपात मोल अंश, मोल भिन्न या मोल प्रभाज कहलाता है। मोल अंश, मोल भिन्न या मोल प्रभाज कहलाता है। जैसे हम इसको एक एग्जांपल से डिफाइन कर सकते हैं कि माना किसी मिश्रण में अवयव ए के Na मोल तथा अवयव बी के Nb मोल उपस्थित है, तो जो मोल अंश होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x से। x से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि a का मोल अंश, a के मोल अंश की अगर मैं बात कर लूं तो a का मोल अंश क्या होगा? xa बराबर Na अपॉन Na प्लस Nb। ऐसे ही b के मोल अंश ये क्या हो जाएंगे? xb इज इक्वल्स टू Nb अपॉन Na प्लस Nb। ठीक है। अगर हम बात करें कि किसी मिश्रण के मोल अंश की, किसी मिश्रण का मोल अंश सदैव एक होता है। हम इस चीज को प्रूव भी कर सकते हैं। आप XA और XB को अगर इनका सम कर दो, जोड़ दो इनको, तो X मिक्सचर की अगर मैं बात करूं, X मिक्सचर बराबर क्या हो जाएगा? XA प्लस XB, और X मिक्सचर इज इक्वल्स टू Na अपॉन Na प्लस Nb, और इसका हम सम कर रहे हैं Nb अपॉन Na प्लस Nb। एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा X मिक्सचर इज इक्वल्स टू, यह आ गया Na प्लस Nb, वन टाइम गया, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो Na, यहां भी वन टाइम गया, Nb इज इक्वल्स टू 1। तो किसी मिश्रण का मोल अंश हमेशा एक आता है और कंपोनेंट अवयव का मोल अंश हमेशा एक से कम होता है, तथा अवयव का मोल अंश सदैव एक से कम होता है, सदैव एक से कम होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पहला जो सवाल पूछा गया था वो था मोल फ्रिक्शन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट इसके बाद में पूछा है मोलालिटी, मोललता, तो हम उसकी बात करते हैं। सेकंड वन इज मोलालिटी। मोललता। मोललता का मात्रक होता है m,
डेफिनेशन पे फोकस करेंगे। 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, मोललता कहलाती है। मोललता कहलाती है। देखिए, मोलालिटी इज इक्वल्स टू NB अपॉन WA, और WA जो है वो होना चाहिए किलोग्राम में, इन केजी। अगर ये ग्राम में दिया हो तो हम ऊपर 1000 का भाग दे देंगे इसके अंदर, ठीक है ना। यहाँ NB क्या है? NB है विलेय के मोल, और मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? पदार्थ का ग्राम में भार बटा अणु भार, तो हम इसको लिखेंगे WB अपॉन MB। WB क्या है? विलेय का भार, और ये भार किसमें है? इन ग्राम में। और MB क्या है? विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार ग्राम प्रति मोल होता है, आप जानते हो। अगर मैं NB की वैल्यू इसमें पुट कर दूं तो मोलालिटी की फॉर्मूला जो है वो क्या आ जाएगा? NB की जगह वैल्यू पुट करो WB अपॉन MB, और यहां मैं WA को ले लेता हूं ग्राम में। अगर मैं इसको ग्राम में लूं तो मुझे इसमें भाग देना पड़ेगा 1000 का, क्योंकि डेफिनेशन है 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं थर्ड डेफिनेशन की, वो है मोलरता। मोलरता की परिभाषा क्या होगी? देखिए, मोलैरिटी या मोलरता, मोलरता को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे। डेफिनेशन है 1 लीटर, यहां डेफिनेशन में ध्यान देना, मोललता में था विलायक 1 किलोग्राम, यहां 1 लीटर विलियन है। 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मोलरता कहलाती है। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर कह सकते हैं हम, या कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला वैसे बन जाएगा, यहां भी मोलरता बराबर NB अपॉन V इन लीटर, ठीक है। NB क्या है? विलेय के मोल, और अभी अभी मैंने आपको बताया था ये होंगे WB अपॉन MB। अगर मैं मोलरता के फॉर्मूला में NB की वैल्यू रख दूं तो WB अपॉन MB, ये V जो ब्लॉक लेटर का V है, ये क्या है? विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। अगर मैं इस V को ml में ले लूं, मिलीलीटर में ले लूं, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हम 1000 का भाग देंगे। मात्रक मोल प्रति लीटर या ब्लॉक लेटर का M, ठीक है। अगली जो परिभाषा इसके अंदर पूछी है वो पूछी है द्रव्यमान प्रतिशत की। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट जो है वो है द्रव्यमान प्रतिशत।
वेट बाय वेट परसेंट, परसेंट ऑफ W बाय W, द्रव्यमान प्रतिशत। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? किसी मिश्रण, देखिए इसकी डेफिनेशन अगर मैं राजस्थान बोर्ड की बुक को प्रेफर करते हुए लिखूं तो डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज आएगा। पहले मैं इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है वो लिखता हूं। किसी मिश्रण में उपस्थित, या फिर इस तरीके से लिखना चाहिए, 100 ग्राम मिश्रण, 100 ग्राम मिश्रण में उपस्थित एक अवयव का भार उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। एक अवयव का भार उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। यहां देखो, अगर आपके पास में कोई मिक्सचर है, उसमें 1 2 3 4 कितने भी कंपोनेंट मिले हुए हैं, तो हो सकता है कि कंपोनेंट A B C D 4 मिले हुए हैं, 2 मिले हुए हैं, 3 मिले हुए हैं। ये है 10 ग्राम सपोज करो, ये है 15 ग्राम सपोज कर लीजिए, ये है 25 ग्राम आपने मान लिया, तो 25 ग्राम ये और ये 25 ग्राम 50 ग्राम हो गया, और ये मान लीजिए ये 50 ग्राम है। ठीक है ना, इस तरीके से मिक्सचर हो गया आपका पूरा। तो आपको अगर WA कैलकुलेट करना है, इसके लिए कैलकुलेट करना है, तो वो हो जाएगा 10 बट्टा पूरे मिक्सचर का भार 100। ठीक है ना, तो इस तरीके से द्रव्यमान प्रतिशत निकालना होता है इनटू 100, परसेंटेज है इसलिए आप जानते हो कि 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर राजस्थान बोर्ड की डेफिनेशन को फॉलो करके चलो तो आपको इसकी परिभाषा लिखनी पड़ेगी 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय का भार उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। क्योंकि राजस्थान बोर्ड ने इसको सोल्यूट के रिस्पेक्ट में लिखा है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। परसेंट ऑफ वेट बाय वेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अवयव का भार। अवयव की जगह राजस्थान बोर्ड की अगर मैं बात लैंग्वेज काम में लूं तो विलेय का भार बट्टा मिश्रण का, यानी कि विलयन का भार गुणा 100। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, आप सबने देखा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन जो है वो इसके बाद में एक न्यूमेरिकल आता है, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन आप सबके पास है, इसलिए मैं बोल देता हूं क्वेश्चन को और उसकी कुछ टर्म्स को मैं काम में ले लूंगा। प्रयोगशाला में काम में लाया जाने वाला सांद्र HNO3 द्रव्यमान की दृष्टि से नाइट्रिक अम्ल का 68% जलीय विलयन है। इसने वेट बाय वेट परसेंट बताया है HNO3 का। HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड है 68%। ठीक है, अब ये कहता है कि इस विलयन का घनत्व, इसकी डेंसिटी दे रखी है, विलयन का घनत्व डेंसिटी D की वैल्यू उसने दी है 1.504 ग्राम पर ml। तो कहता है कि नमूने की मोलरता क्या होगी। इसका सॉल्यूशन देखिए आप, नमूने की मोलरता क्या होगी, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं अभी। मोलरता आपने अभी ही इसका फॉर्मूला देखा था, होता है WB गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट MB इनटू वॉल्यूम
किसका? विलियन का। देखिए लीटर में, यहां पे हमें HNO3 का भार दे रखा है 68, लेकिन हमारे पास में HNO3 का अणु भार नहीं है, तो हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। HNO3 का अणु भार, और HNO3 का अणु भार कितना है? हाइड्रोजन 1, तो इसका एक नाइट्रोजन का होता है 14, 3 ऑक्सीजन प्रत्येक का होता है 16, यह आ जाएगा 63 ग्राम पर मोल। हो गया। अब इसके बाद में डेंसिटी दे रखी है और आपके पास में वॉल्यूम आयतन नहीं है, लेकिन द्रव्यमान दिया हुआ है, क्योंकि द्रव्यमान प्रतिशत 68% है, तो 68% है तो 68 ग्राम तो भार किसका हो गया? 68 ग्राम तो भार हो गया आपके नाइट्रिक एसिड का। तो विलियन का कुल भार 100 ग्राम मान लेते हैं हम कहेंगे विलियन का भार बराबर 100 ग्राम। घनत्व क्या होता है? D बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम चाहिए अपने को, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है? 100 ग्राम। डेंसिटी कितनी है? 1.504। तो V की वैल्यू आपके पास में आ गई। आप चाहो तो इसको यहीं कैलकुलेट कर लो, और यहां कैलकुलेट करेंगे तो हम 100 में भाग देंगे 1.504 का, तो अपने पास में आ जाएगा 66.489। V इज इक्वल्स टू 66.489 ml। ठीक है, क्योंकि ग्राम में था, मिलीलीटर में था घनत्व, है ना। तो देखिए यहां आपके पास में m की वैल्यू आ गई 63, आयतन आ गया 66.489। चूंकि ये ml में है इसलिए आप इसमें भाग दे दीजिए 1000 का। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 68,000 को मैं डिवाइड करता हूं पहले 63 से, फिर इसके बाद में हम इसको डिवाइड करेंगे 66.489 से, ये आ गया 16.233। तो मोलरता क्या आ गई? मोलरता आ गई 16.233 m। ये हो गया आपके सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि गैस की द्रव में विलेयता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत अच्छा सवाल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। गैस की द्रव में विलेयता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। यहां इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन है आपका गैस की द्रव में विलेयता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है, इस सवाल का आंसर देखिए। जब द्रव में घुली गैस के विलयन को गर्म किया जाता है, तो गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे घुली हुई गैस विलयन से बाहर आ जाती है, बाहर आने लगती है। इस प्रकार ताप बढ़ाने से गैस की द्रव में विलेयता
घटती है, गैस की द्रव में विलेयता घटती है। ये तो हुई एक बात। यहां पे एक चीज और हमें मेंशन करनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट चीज है, मैं यहां नोट लगा के उसको मेंशन कर रहा हूं। हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस की द्रव में विलेयता ताप बढ़ाने से बढ़ती है, क्योंकि हाइड्रोजन तथा हीलियम का जल में घुलना एक ऊष्माशोषी प्रक्रिया है। अगर आप ये बात एग्जाम में मेंशन नहीं करेंगे तो आपको स्कोर नहीं मिलेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे लगता है कि वीडियोस कुछ ज्यादा ही बनाने पड़ेंगे, लेकिन जितने भी बनाने पड़ेंगे वो बनाऊंगा बेटा। 40 क्वेश्चन जो है ना आपको दिए सारे सोल्व करके दूंगा, और आपके पास में कल का परसों का और अगला दिन भी है, तो आप इनको अच्छे से करके याद करके फिर आए इंस्टीट्यूट में। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक न्यूमेरिकल है। 22 ग्राम बेंजीन 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला है। सवाल है 22 ग्राम बेंजीन 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड में घुला है। घुला है तो दोनों का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। तो दोनों का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। सिंपल सा सवाल है, नॉट अ बिग डील। इसका आंसर देखिए, पहले मैं बात करता हूं बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत। बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो जाएगा? परसेंट ऑफ वेट बाय वेट फॉर बेंजीन C6H6। बेंजीन का द्रव्यमान दिया हुआ है 22, फिर कुल द्रव्यमान कितना है? 22 प्लस 122, प्रतिशत है इसलिए 100। हम कहेंगे 22 बट्टा 144 गुणा 100। आपका आंसर आएगा इसका 22 बट्टा 144 15.27 प्रतिशत। ऐसे ही मैं बात करूं अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत, CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत, इसकी अगर हम बात करें तो परसेंट ऑफ वेट बाय वेट फॉर CCl4 इज क्या हो जाएगा? 122 डिवाइडेड बाय 22 प्लस 122 इंटू 100। 122 डिवाइडेड बाय 144 इंटू 100, और ये आंसर आ जाएगा 122 डिवाइडेड बाय 144, ये आ गया 84.72 या 73, 84.73%। इसमें आप एक चीज और देखिए कि यहां बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत अपने पास में आ गया था ये,
ठीक है ना, दो ही कंपोनेंट है, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, दो ही चीजें घुली हुई है आपस में। तो अगर आप 100 में से इसको घटा देते तो भी आपके पास में CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत आ जाता। हम कह सकते थे CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, हम क्या कर सकते थे, 100 माइनस 15.27 बराबर क्या आ जाता, 84.73%। तो अगर एक का अपने पास में है तो दूसरे का निकालने के लिए हम उसको 100 में से घटा सकते हैं। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहां हमने अभी तक कुल अपने पेपर में से 4 सवाल देखे। इसके बाद अगले वीडियो में हम आगे के सवालों के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको कल शाम तक सारे के सारे क्वेश्चंस के वीडियोस मिल जाएंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, मन लगा के पढ़ें और पेपर देने से पहले याद करके आएं। थैंक यू।